वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्लास 10 ज्योग्राफी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के इस डिस्कशन में हमें किन किन बातों को यहाँ पर समझना है। एग्रीकल्चर या फार्मिंग का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, झूमिंग के बारे में, इसके अलावा प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में और क्रॉपिंग पैटर्न, रबी, खरीफ, जायद, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि एग्रीकल्चर या कृषि का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग वर्ड को हम कई बार इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं। तो एग्रीकल्चर का मतलब है, एग्रीकल्चर इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक। प्लांट्स को ग्रो करना, उसको कल्टीवेट करना, हार्वेस्ट करना और उसके साथ साथ एनिमल रियरिंग प्रैक्टिसेस को हम लोग किस में शामिल करते हैं, एग्रीकल्चर में शामिल करते हैं। आप सभी को पता है इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है और एग्रीकल्चर किसी भी इकोनॉमी का एक बैकबोन होता है। सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर, ये सारे सेक्टर किसी भी इकोनॉमी में तभी डेवलप करते हैं, तभी फ्लरिश करते हैं जब उस इकोनॉमी का एक बहुत हद तक सपोर्ट एग्रीकल्चर के द्वारा होता है। जब तक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होगी तब तक किसी प्रकार का वहाँ पे सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन या सेक्टोरल डेवलपमेंट लाइक सेकेंडरी, टर्सरी, अदर सेक्टर्स में नहीं हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब ही होता है, एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो हमें, जिसके द्वारा हमें मनी क्या होती है, अर्निंग होती है, या जिसके द्वारा हमारे पास पैसे आते हैं। सिंपल से ये कह सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब वैसी एक्टिविटी से जहाँ पे हम अर्थ के लैंड रिसोर्स से किसी भी चीज़ को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं। लाइक अगर एग्रीकल्चर की बात करें, माइनिंग की बात करें, क्वेरिंग की बात करें, फिशिंग की बात करें, एक्वाकल्चर की बात करें, दे ऑल एक्टिविटीज़ कम्स अंडर प्राइमरी एक्टिविटीज। और आपको पता है एग्रीकल्चर हमें खाना देता है और उसके द्वारा हमारी फूड सिक्योरिटी की बात करें या हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स की बात करें वो भी फुलफिल होती है। तो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस इससे आपको पता चल रहा है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी बातें एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस की गई है। इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो मैंने बता दिया। इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में क्या है, एंगेज्ड है। और इसके द्वारा मोस्ट ऑफ द लोगों को उनके फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। फूड ग्रेन्स की बात करें यहाँ पे। और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के द्वारा बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की भी प्राप्ति होती है। अगर चिप्स की बात करें, अगर हम लोग इसकी ब्रेड की बात करें, और भी कई प्रकार के जितने भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, उन सभी का जो रॉ मटेरियल है वो हमारी एग्रीकल्चर से ही आता है। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के, अगर टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें, ह्यूमन की अगर बात करें तो ह्यूमन अपने सिविलाइजेशन में बहुत दिनों तक वो एक घुमंतु इंसान की तरह रहा, नोमैड्स रहा। उसके बाद वो जगह जगह घूम के, लेकिन फिर उसने एक जगह परमानेंटली सेटल डाउन होकर उसने एग्रीकल्चर की शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसने अपने एग्रीकल्चरल के टूल्स को, टेक्निक को, करने के तरीके को उसने क्या किया, धीरे धीरे करके डेवलप किया। और जो एग्रीकल्चर पहले प्रीमिटिव पर्पस से होता था अब वो मॉडर्न पर्पस से हो रहा है, जिसमें पहले उतने बेहतरीन, इतने एडवांस इनपुट्स का यूज़ नहीं किया जाता था, अब उसमें उतने एडवांस इनपुट का यूज़ किया जा रहा। पहले वो ओन कंजम्पशन के लिए था, लेकिन अब उसके पीछे एक प्रकार का मार्केट ओरिएंटेशन, एक प्रकार का कमर्शलाइजेशन या एक प्रकार का कमर्शलाइज पर्पस भी देखने के लिए मिलता है। एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। ओवर दिस ईयर कल्टिवेशन methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment। physical environment का मतलब क्या है कि वहाँ के रिलीफ फीचर की बात करें, सॉयल, वाटर, क्लाइमेट, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। अगर हमने चैप्टर नंबर 1 में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट के आधार पर कई प्रकार के रिसोर्सेज को पढ़ा था, पोटेंशियल था, डेवलप्ड था, एक स्टॉक था और एक रिजर्व था। तो रिजर्व में हमने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा रिसोर्स जिसको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है उसी को हम क्या कहते हैं, नो हाउ कहते हैं। एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे दो चीज़ों का फर्क पड़ रहा है। फर्स्ट वन इज फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द सेकेंड वन इज सोशियो कल्चरल practices. Farming varies from subsistence to
कमर्शियल टाइप में। जो फार्मिंग शुरुआत में सिर्फ ओन कंजम्पशन के लिए था वो अब कमर्शियल ओरिएंटेड हो चुका है। और इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में कई अलग अलग प्रकार के फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। कई बार बच्चे ये सवाल पूछा जाता है कि सब्सटेंस फार्मिंग क्या है, कमर्शियल फार्मिंग क्या है, या सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है। आप इसको इसके द्वारा समझने की कोशिश करिए। अब देखिए, इसमें हमने सब्सटेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग के बीच के डिफरेंस को बताया है कि सब्सटेंस और कमर्शियल में क्या है। द फार्मिंग प्रैक्टिस इन विच क्रॉप्स आर रेज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन के लिए होता है सब्सटेंस है, लेकिन जहाँ पे उद्देश्य ट्रेड के लिए होता है, बेनिफिट के लिए होता है, प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए होता है कमर्शियल। सब्सटेंस फार्मिंग जो होता है उसमें मैनुअल लेबर ज़्यादा होता है, घर के मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं। कमर्शियल फार्मिंग में कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा होता है, कैपिटल या पैसे का इन्वॉल्वमेंट या इन्वेस्टमेंट ना बोल के इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे उद्देश्य प्रॉफिट ओरिएंटेड या ज़्यादा प्रॉफिटेबल उसको बनाना होता है। ये स्मॉल एरिया में किया जाता है। अगर आप बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश के किसानों को देखें तो वहाँ पे बहुत बड़े आपको लैंड का साइज़ नहीं दिखेगा, स्मॉल एरिया में है। लेकिन अगर कमर्शियल फार्मिंग की बात करें, लार्ज एरिया में होता है। इट इज़ एनहेंस्ड थ्रू द यूज़ ऑफ मैन्योर, यहाँ पे मैन्योर का यूज़ सब्सटेंस में ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न इनपुट्स की बात करें, एडवांस फर्टिलाइज़र की बात करें, हालांकि फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में उसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। सब्सटेंस फार्मिंग मेनली फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल के प्रोडक्शन पे ज़्यादा जोर देता है। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग की बात करें, कैश क्रॉप्स करेंगे इसको आगे की वीडियोस में, जो अलग अलग जब फसलों को करेंगे। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, वैसा क्रॉप जो हमें कैश देता है, लाइक टी की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, शुगर केन, दे ऑल आर कैश क्रॉप्स। सेरेल्स का मतलब खाद्यान्न होता है। इट डिपेंड्स ऑन मॉनसून। सब्सटेंस फार्मिंग में चूंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते नहीं है और वो ओन कंजम्पशन के लिए फोकस ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे डिपेंडेंसी इरेटिक मॉनसून पे हमें ज़्यादा दिखती है। लेकिन यहाँ पे एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लाइक इरिगेशन पे कमर्शियल एग्रीकल्चर डिपेंड या निर्भर ज़्यादा है वहाँ पे। एंड द लास्ट वन इज सब्सटेंस फार्मिंग में ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग मैकेनाइज्ड ज़्यादा है, इसमें मशीनों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे बच्चे। इस डिफरेंस से भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि प्रीमिटिव सब्सटेंस या सब्सटेंस की बात करें, सब्सटेंस में भी बहुत सारा ऐसा है, बहुत सारी जगहों पे आज भी सब्सटेंस हैं। लेकिन सब्सटेंस की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, या ट्राइबल पीपल या फिर जो घने जंगलों में रहने वाले लोग सब्सटेंस एग्रीकल्चर को किस तरीके से करते हैं, तो उसी में यहाँ पे एक कैटेगरी आती है प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग और एग्रीकल्चर, जिसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या झूमिंग या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स इन इंडिया। प्रीमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस, छोटे छोटे टुकड़ों में किया जाता है, ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रीमिटिव टूल्स लाइक हो, डाओ, डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown। अब देखिए यहाँ पे होता क्या बच्चे, एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड होता है जहाँ पे जंगल का एरिया या जहाँ पर फॉरेस्ट्री एरिया ज़्यादा होता है, उस जगह को लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद उसे आग लगा देते हैं, इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। और जो एशेस आता है उसी एशेस को हम लोग मिट्टी के साथ मिला देते हैं और फिर उसमें मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे करके, प्लॉविंग नहीं होती, छोटे छोटे गड्ढे करके हम वहाँ पे सीड्स को फेंक देते हैं और वहीं पे फिर वो फसल वहाँ पे ग्रो करता है। किसी प्रकार का एडवांस टूल टेक्निक का यूज़ यहाँ पे नहीं किया जाता और 4, 5, 6, 7 सालों तक जनरली उस जगह पे खेती बाड़ी की जाती है, क्योंकि किसी प्रकार का एडवांस टूल टेक्निक, फर्टिलाइजर, मैन्योर यूज़ नहीं होता है। कंप्लीटली डिपेंडेंसी उस लैंड के नेचुरल फर्टिलिटी पे। तो एक समय के बाद जब उस लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी खत्म होने लगती है तो धीरे धीरे करके लोग वहाँ से अपने फार्मिंग लैंड को शिफ्ट करते हैं और इसी नेचर के कारण ही हम उसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। क्यों शिफ्टिंग होता है? क्योंकि नेचुरल फर्टिलिटी की एक लिमिट होती है, उसके बाद जब वो धीरे धीरे करके डेमिनिश होती जाती है तो अगली जगह पे या दूसरी जगह पे हमें अपने फार्मिंग लैंड को शिफ्ट करना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक प्रकार का आप देख सकते हैं लैंड एरिया क्या कर रहा है,
शिफ्ट कर रहा है यहाँ पे। इट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर्स क्लियर a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil. अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि जब एक जगह पे नेचुरल फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो वो दूसरी जगह शिफ्ट कर जाती है, लेकिन फिर 6, 7, 8 साल के बाद वो दोबारा उसी ज़मीन पे वापस आते हैं, क्योंकि नेचर को 6 या 7 साल का एक लंबा टाइम मिल जाता है जिस दौरान वो अपने नेचुरल फर्टिलिटी को वो क्या कर लेती है, दोबारा प्राप्त कर लेती है या गेन कर लेती है, नेचुरल प्रोसेस। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो। लैंड की प्रोडक्टिविटी लो होती है क्योंकि किसी भी प्रकार के मॉडर्न एडवांस इनपुट का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। As the farmer doesn't use fertilizers or other modern inputs, it is known by different names in different parts of the country. अब इसके नाम में जानने के पहले एक बार शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के मेजर फीचर्स को आप यहाँ पे देख लीजिए बच्चे। हालांकि मोस्ट ऑफ द फीचर को यहाँ पे बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियरिंग मेड इन द रेन फॉरेस्ट बाई कटिंग एंड फॉरेस्ट ट्रीज स्लैश एंड बर्न। Largest trees often left because they are difficult to move and can provide a source of food in the form of fruit. Ash is scattered after trees have been burned to fertilize the ground, जो मैंने बताया। लिटिल फर्टिलाइजर इज एडेड, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जनरली अगर कुछ फैसिलिटीज़ हो तो वो कर देते हैं वहाँ पे, और 6 या 7 साल के बाद वो अपने शिफ्टिंग लैंड को या अपने फार्मिंग लैंड को वो शिफ्ट कर लेते हैं। लेबर इंटेंसिव होता है क्योंकि किसी प्रकार का यहाँ पे वो मशीन का यूज़ नहीं करते, ना ही वो हायर्ड लेबर का यूज़ कर सकते, अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही जनरली यहाँ पे मैक्सिमम काम किया जाता है। क्रॉप्स टेंड टू बी प्लांटेड यूजिंग डिगिंग स्टिक्स। क्रॉप्स प्लांटिंग बिटवीन रिमेनिंग ट्रीज ट्रंक्स विच डिकम्पोज स्लोली एडिंग एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे मैन्योर का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे व्हेन द क्लियरिंग इज अबंडेंट इट इज़ लेफ्ट फॉर मेनी ईयर्स अलाउिंग द वेजिटेशन टू रिकोलोनाइज। इसका मतलब क्या कि वेजिटेशन दोबारा वहाँ पे आ जाए, फिर उसको कट करके स्लैश करके बर्न करके एशेस को मिट्टी के साथ मिला के हम दोबारा उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसके भी अलग अलग नाम हैं, अलग अलग इंडिया के अलग अलग भागों में या अलग अलग पार्ट्स में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, और यहीं से सवाल बनता है कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कौन अदर्स नेम है। इट इज़ झूमिंग। झूमिंग कहाँ कहा जाता है? इट इज़ झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, पामलाऊ इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये कुछ लोकल रीजनल नेम्स है, इसमें से अगर आप कुछ नामों को याद कर सकें या अपने जहन में रख सकें तो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखिए झूमिंग के अलग अलग नाम जो वर्ल्ड में दिखते हैं। झूमिंग के बारे में, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा बच्चे, ये वर्ल्ड के सभी रीजन्स में नहीं होता है। अगर टेम्परेट रीजन की बात करें और पोलर या फ्रीजिड रीजन की बात करें, यहाँ पे झूमिंग एग्रीकल्चर नहीं होता है। झूमिंग एग्रीकल्चर मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में किया जाता है, और 2 रीजन इसका जरूर याद रखिएगा। एक है ट्रॉपिकल 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ के एरिया में, और इक्वेटोरियल रीजन के आसपास अमेजन बेसिन की बात करें, कॉन्गो बेसिन की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी इक्वेटोरियल एरियाज़ हैं, ये इक्वेटर के आसपास जितने भी मेजर लैंड्स हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी बहुत बड़ी संख्या में झूमिंग एक्टिविटीज़ दिखती है। और अगर 0 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के आसपास के मेजर वैसे एरिया को या कंट्रीज़ को देखें जहाँ पे हमें रेन फॉरेस्ट ज़्यादा दिखता है या जहाँ पे हमें ज़्यादा आप बोल सकते हैं घने जंगल ज़्यादा दिखते हैं, वहाँ पे हमें झूमिंग प्रैक्टिस ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में उसे क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। कोनुका इन वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन नेशन है, रोक्का इन ब्राज़ील, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग ये बहुत फेमस नाम है इन इंडोनेशिया, एंड रे इन वियतनाम। अब देखिए इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइबल ट्रैक्ट्स हैं, ट्राइबल रीजन्स हैं, एरियाज, स्टेट हैं जहाँ पे भी इसके अलग अलग नाम हमें दिखते हैं, लाइक बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पंबा डाबी और कोमन और ब्रिंग इन ओडिशा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वलरे और वाल्टेरे
इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खील इन द हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। इसमें सभी नाम अगर आपको याद करने में ज़्यादा तकलीफ हो, दिक्कत हो, तो सभी नाम ना याद करें, लेकिन एक दो नाम आपके जहन में अगर हो तो वहाँ पे कई बार सवाल छूटने की संभावना वहाँ पे क्या होती है बच्चे, कम होती है। चलिए आगे देखें। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्रीकल्चर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया या फार्मिंग को दो भागों में बांटा। एक हमने बताया था सब्सटेंस फार्मिंग और एक हमने बताया कमर्शियल फार्मिंग। फिर सब्सटेंस फार्मिंग में भी हमें कई प्रकार की फार्मिंग दिखती, एक था प्रीमिटिव सब्सटेंस और एक था इंटेंसिव सब्सटेंस। अब देखिए प्रीमिटिव सब्सटेंस में क्या था कि प्रीमिटिव में था कि झूमिंग है, जिसमें हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जिस कारण से हम लोग किसी प्रकार वहाँ जंगलों को काट के वहाँ पे जला के एशेस को मिला के एक तरीके से वहाँ पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं, और फिर एक टाइम के बाद जब लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो रही है, हम अपने लैंड को दूसरे एरिया में क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आसपास के एरिया में देखिए वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में आसपास में जिस भी प्रकार का एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ द, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जो हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें हम लोग जनरली किस चीज़ की खेती करते हैं, अगर पैडी की बात करें, वीट की बात करें, मेज, शुगर केन, ये सारे किस प्रकार के फार्मिंग में आते हैं, ये भी सब्सटेंस फार्मिंग है। लेकिन यहाँ पे सब्सटेंस फार्मिंग ये सभी स्टेट बहुत पॉपुलस स्टेट की कैटेगरी में इंडिया से हैं। तो यहाँ पे उस लिमिटेड पीस ऑफ लैंड से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेने की कोशिश होती है। इसीलिए सब्सटेंस फार्मिंग की जो अगली कैटेगरी है हम उसे इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग is practiced in the areas of high population pressure on land। जहाँ पे लैंड में पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, छोटे से छोटे एरिया में बहुत सारे लोग हैं। आप यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा को देखें तो इंडिया के टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स में आते हैं ये। और यहाँ पे लैंड पे पीपल का या पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होने के कारण छोटे से छोटे लैंड के पीस से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेने का एक प्रेशर होता है। इट इज़ लेबर इंटेंसिव। अब देखिए ये सारे फीचर्स है बच्चे कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग के फीचर पूछ लिया जाए तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर वाले एरिया में होता है, लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। अब देखिए राइट ऑफ इनहेरिटेंस के आधार पे अर्थात एक संपत्ति पर अपने अधिकार के आधार पे अगर एक फार्मर के पास लैंड है, जैसे जैसे उनकी फैमिली का साइज बढ़ता है वैसे वैसे उस फार्मिंग लैंड का साइज भी छोटा होता जाता है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है बट लैंड नहीं बढ़ रहा है। उस लैंड से ज़्यादा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का प्रेशर बढ़ रहा है। इसीलिए आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के फील्ड से क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, वो सेकेंडरी, टर्सरी, अदर एक्टिविटीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि फार्मिंग लैंड नहीं बढ़ रहा है लेकिन पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, उनकी डिमांड बढ़ रही है, फूड प्रोडक्शन का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। Thou the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size यहाँ पे छोटा होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि फैमिली साइज बढ़ने के कारण धीरे धीरे करके उन सभी लोगों में फिर पीस ऑफ लैंड का बंटवारा होता है, और उसके इस तरीके से एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में साइज ऑफ लैंड ग्रेजुअली छोटा होता जा रहा है। और छोटे होने के कारण वहाँ पे मशीन का यूज उतना बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है, उतने बेहतर तरीके से प्रोडक्शन को हम वहां पे नहीं कर सकते हैं। अनइकोनॉमिकल, द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। अब देखिए बिहार, यूपी में अब देखिए बहुत सारे बच्चे पंजाब, हरियाणा के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन वहाँ पे होता नहीं है लाइवलीहुड के लिए, इसलिए उन्हें नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में या अपने घर से बाहर किसी दूसरे स्टेट के एग्रीकल्चरल फील्ड में जाके उन्हें एज एन एग्रीकल्चरल लेबर काम करना होता है। दस देयर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। इससे क्या साबित हो रहा है बच्चे कि यहाँ पे जो पीस ऑफ लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरली हमें देखने के लिए मिलता है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रीमिटिव सब्सटेंस और इंटेंसिव सब्सटेंस में भी देखिए यहाँ पे डिफरेंस है। इन डिफरेंसेस को आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए। प्रीमिटिव सब्सटेंस में क्या बताया जा रहा है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन वेरी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड।
स्मॉल पैसेज ऑफ लैंड पे किया जाता है, लेकिन यहाँ पे लैंड साइज कंपेरेटिवली क्या होता है, बिगर। अगर इंटेंसिव सब्सटेंस को देखें, यहाँ पे थोड़ा सा लैंड साइज बिगर है, क्योंकि यहाँ पे एक मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर है, लेकिन ये मॉडर्नाइज नहीं है, ये प्रिमिटिव तरीके से ही किया जा रहा है। प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डॉ, डिगिंग स्टिक्स वगैरह का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजर है, हाइल्डिंग वैरायटी सीड्स का यह है, मशीन का है, भले बहुत बड़े अमाउंट में ना हो के, लेकिन प्रिमिटिव से ये एक एडवांस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर हमें दिखता है। दिस एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इरीगेशन का यूज़ कई बार होता है, ट्यूबवेल, कैनाल्स, सॉइल फर्टिलिटी को एनहेंस करने के लिए मैन्योर और कई बार फर्टिलाइजर का भी यूज़ किया जाता है। फैमिली मेम्बर्स प्रोवाइड लेबर, लेबर्स आर हायर्ड। यहाँ पे देखिए इंटेंसिव सब्सटेंस में फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन वो लेबर हायर्ड भी करते हैं, लेकिन प्रिमिटिव सब्सटेंस में लेबर हायर नहीं किया जाता है वहाँ पे। लैंड प्रोडक्टिविटी in this type of agriculture is very low. Land productivity in this type of agriculture is high as it are meant for commercial purpose। यहाँ पे तो ये डिफरेंसेस को आपको देखना है, और एग्जाम में इससे जरूर सवाल पूछा जाता है बच्चे, तो आपको प्लीज़ इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने जो किया प्रिमिटिव सब्सटेंस की बात करें या इंटेंसिव सब्सटेंस की बात करें, वो सब्सटेंस एग्रीकल्चर का ही टाइप है जिसका उद्देश्य ओन कंजम्पशन है, जहाँ पे कमर्शलाइज पर्पस या प्रॉफिट ओरिएंटेशन हमें कम दिखता है। लेकिन जब उद्देश्य कंप्लीटली प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे शिफ्ट हो जाए तो हम उसे ही क्या कहते हैं, कमर्शियल एग्रीकल्चर। हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ है, केमिकल फर्टिलाइजर का, मैन्योर का, इंसेक्टिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और पर यील्ड प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। यहाँ पे कमर्शलाइजेशन या मार्केट ओरिएंटेशन ज़्यादा है, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे हम लोग क्या कर सके, सेल आउट कर सके, और अपने प्रॉफिट मार्जिन को वहाँ पे क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। यहाँ पे ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल राइस, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फसल पे डिपेंड करता है, लोगों फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, और लोगों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। एक फसल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में सब्सटेंस फार्मिंग के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन दूसरे एरिया में वो कमर्शियल फार्मिंग के फॉर्म में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल राइस की बात करें या पैडी की बात करें, पैडी इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज अ सब्सटेंस क्रॉप। डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी कैसी है, कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, वहाँ पे फूड पैटर्न कैसा है, और फिजिकल फैक्टर, लैंड, रिलीफ, सॉयल, नेचुरल फर्टिलिटी, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। अब अगले अब अगले फार्मिंग प्रैक्टिस पे जाने के पहले बच्चे आप फिगर 4.2 और फिगर 4.3 को ध्यान से देखिए, और यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा प्लांटेशन। इसमें बनाना प्लांटेशन दिख रहा है या बनाना प्लांटेशन दिख रहा है, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से आपको बैम्बू प्लांटेशन दिख रहा है। सो कमर्शियल फार्मिंग या कमर्शियल एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीकल्चरल टाइप जो अब शुरू होने जा रहा है, और इससे 101% कन्फर्म क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट आप सब टॉपिक शुरू होने के लिए जा रहा है, हम उसी को क्या कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर का मतलब क्या है बच्चे, समझिए क्या होता है प्लांटेशन का मतलब। A plantation is an estate or large piece of land in which a certain type of crop or plant is grown and processed. It is a large farm with the cultivation of a limited number of cash crop। देखिए यहाँ पे कैश क्रॉप, शुगर केन की बात करें, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये कैश क्रॉप जो आपको इमीडिएटली कैश देते हैं। कैरिड आउट using scientific and efficient methods in Africa, India, South America. Plantation crops include sugar, tea, cocoa, tobacco, cotton, rubber, etc. अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर के इस सेगमेंट पे आइए। प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादातर किया गया था, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक कॉलोनियल हिस्टोरिकल पास्ट दिखता है। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, और भी बहुत सारे उस समय यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ने अपने अपने कॉलोनीज़ में कुछ इस प्रकार के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को उन्होंने प्रमोट किया जो उनके रिक्वायरमेंट्स को या जो उनके प्रॉफिट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो यहाँ पे
प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक कॉलोनियल पास्ट का दिखता है कि इसको ब्रिटिश रिजाइम में या यूरोपियन कॉलोनियल रिजाइम में अपने अपने वेरियस कॉलोनीज लाइक इंडिया, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, है ना, और भी अब मॉरिशस कह सकते हो, और भी वेस्ट इंडीज या वेस्टर्न आइलैंड्स, ईस्टर्न आइलैंड्स, ईस्ट इंडीज में क्या किया गया था, शुरू किया गया था। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप, ये सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होते हैं, देखिए, अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं बच्चे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन, जिसका उद्देश्य ही मार्केट ओरिएंटेशन है। तो मार्केट ओरिएंट, अगर टी के लीफ को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसका उद्देश्य चाय की पत्तियां बनाना है, उसका उद्देश्य लीकर बनाना, उसका उद्देश्य टी बनाना है। तो जब तक इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं होगा तब तक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इंटरफेस एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के बीच के एक क्लोज रिलेशन को या इंटर रिलेशन को आप देख सकते हो। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा पैसे के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर। अब देखिए बच्चे, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में दो चीज़ बहुत बड़े पैमाने पे, दो चीज़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। फर्स्ट थिंग याद रखिएगा बच्चे, कैपिटल, पैसे चाहिए, बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। एंड द सेकेंड वन इज लेबर। अगर चाय की पत्तियों को तोड़ने की बात करें, अगर वहाँ पे हम फर्टिलाइजर की यूज़ करने की बात करें, इंसेक्टिसाइड्स की यूज़ करने की बात करें, ये कुछ ऐसे काम हैं जो लेबर इंटेंसिव ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे कैपिटल और लेबर दोनों चीज़ों का, यहाँ दोनों चीज़ों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखता है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। जलपाईगुड़ी के आसपास के आप एरिया को देखें बच्चे, अलीपुरद्वार देखें, बिन्नागुड़ी देखें, नॉर्थ बंगाल का जो बहुत बड़ा एरिया है, आप 70 to 80% एरिया बोल सकते हैं, वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जनरली टी स्टेट्स के फॉर्म में हमें दिखता है। और भी इंडिया के अलग अलग पार्ट हैं, आप साउथ इंडिया में जाके देख सकते हैं, टी है, कॉफ़ी है, वहाँ पे मसाले का देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन इंडिया अब देखिए कौन कौन से एरिया में किस किस प्रकार का स्पेसिफिक क्रॉप्स प्लांटेशन से जुड़ा हुआ हमें दिख रहा है। इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, sugarcane, banana are important plantation crops. Tea in Assam and North Bengal. Tea in Assam and North Bengal. Coffee in Karnataka. And some of the important plantation crops grown in these states. Since the production is mainly for market, production main market oriented है, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का वेल डेवलप चाहिए यहाँ पे, ताकि हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड से इंडस्ट्री तक उसे इमीडिएटली क्या कर सकें, सेंड कर सकें, भेज सकें उसे। एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो ये जितने भी फीचर्स बताए गए हैं बच्चे, ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और इन सभी फीचर्स को आपको एग्जाम में लिखना है। अब देखिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर के कुछ फीचर्स को मैं यहाँ पे एडिशनल एक पेज के द्वारा भी बता रहा हूँ बेटा। इन सब एक्स्ट्रा पेजेस को ऐड करने का उद्देश्य ये है कि आप उसमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो जरूरी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन दीजिए जो बुक से कनेक्टेड हो और जो जरूरी हो, मिनिमम लिखना ही हो, उसके बिना काम नहीं चल सकता है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन में। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के फीचर्स कौन कौन से हैं? एक तो सिंगल क्रॉप फार्मिंग होती है, प्रैक्टिस्ड ऑन अ लार्ज एरिया। Crops are mainly grown for the market oriented. It is both labor intensive and capital intensive. It has an interface of agriculture and industry, developed network and transport communication connecting the plantation processing industries and market play an important role in the development of plantation. Or example of tea, coffee, rubber, sugarcane and banana. ठीक है, चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जो डिस्कशन में अब जुड़ने के लिए जा रही है बच्चे, ये है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे किस किस प्रकार के फसलों की खेती कब की जाती है और उसका एक स्पेसिफिक टाइम क्या है, उसका एक स्पेसिफिक सीजन क्या है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न कहते हैं। हम लोगों ने क्लास 9 में फिजिकल रिलीफ फीचर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, ड्रेनेज, वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा और पढ़ने से हमें क्या पता चला
कि इंडिया एक बहुत बड़े पैमाने पे डाइवर्सिटी का कंट्री है, चाहे वो फिजिकल फैक्टर में हो या सोशियो कल्चरल फैक्टर में हो। लैंड में डाइवर्सिटी, जम्मू कश्मीर के आप हिमालयन लैंड को देखिए, आप केरला के पेनिनसुलर प्लेटू के एरिया को देखिए, आप नॉर्थ ईस्ट में असम के कंडीशंस को देखिए और फार वेस्ट में राजस्थान के क्लाइमेटिक कंडीशन को देखिए। तो हमें नॉर्थ से साउथ की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, तो बहुत बड़े पैमाने पे हमें फिजिकल फैक्टर में वेरिएशन, क्लाइमेटिक फैक्टर में भी वेरिएशन दिखता है। तो फिजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर का वेरिएशन के कारण यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चरल और उससे भी जुड़े हुए अलग अलग क्रॉप्स के प्रोडक्शन में भी हमें बहुत बड़े पैमाने पे एक ग्रोइंग वेरिएशन दिखने के लिए मिलता है। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स। प्लूरलिटी में क्या होता है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं उसे प्लूरलिटी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, है ना। तो ये सारी बात यहाँ पे बताई जा रही है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप में क्या होता है, जिसमें रेशे वगैरह होते हैं, ज़्यादातर बोल सकते हैं। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्पाइसेस, condiments etc. constitute some of the important crops grown in the country। तो इंडिया के क्रॉपिंग सीजन में या इंडिया में हमें 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन देखने के लिए मिलता है। कौन कौन सा है? रबी, खरीफ और जायद। 3 क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से बच्चे? रबी, खरीफ एंड जायद। अब रबी, खरीफ एंड जायद को आप यहां से समझिए बच्चे। इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया ताकि इसके द्वारा आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। रबी, खरीफ एंड जायद। अब देखिए रबी की बात करें, रबी का जो सोन मन होता है रोपा जाना और हार्वेस्टिंग मन होता है काटा जाना। सोन कब किया जाता है रबी को? अक्टूबर से दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर का जो टाइम होता है बच्चे वो विंटर का होता है और इसका हार्वेस्टिंग कब है? अप्रैल जून में। तो हम लोग जनरली ये मान के चलते हैं कि जो विंटर क्रॉप होता है, जो विंटर सीजनल स्पेल में जो किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रबी कहते हैं। अक्टूबर दिसंबर में सोविंग है, हार्वेस्टिंग अप्रैल जून में है। कौन कौन से फसल इसमें देख सकते हैं? वीट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे याद रखिए, गेहूं, बार्ली, पीस, ग्राम, चना वगैरह, मस्टर्ड ऑयल वगैरह यूज करते हैं, सरसों वगैरह जो बोलते हैं। तो वीट और मस्टर्ड ये दोनों स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर ग्राम को याद रख सके, चना को याद रख सके, चने दाल वगैरह खाते हैं तो वीट, मस्टर्ड एंड ग्राम ये जरूर याद रखिएगा। खरीफ जो होता है इसका सोविंग सीजन देखें तो जून जुलाई है। दैट मीन्स इसी को हम लोग मॉनसूनी क्रॉप कहते हैं, क्योंकि जून जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है भारत में वो बारिश का टाइम होता है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा था, क्लाइमेट मॉनसूनी बारिश के द्वारा होता है। और हार्वेस्टेड सितंबर अक्टूबर, ये ऑटम में आप कह सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट आपके आसपास में जितनी भी होते हुए दिखती है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में, वो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स इसी कैटेगरी में आता है। राइस और पैडी सबसे इंपॉर्टेंट, मेज, मक्का, ज्वार बाजरा, तूर, मूंग की दाल वगैरह, उड़द सबसे इंपॉर्टेंट, कॉटन सबसे इंपॉर्टेंट जो वेस्ट बंगाल, बिहार के आसपास के एरिया में बहुत बड़े मात्रा में दिखते हैं, इसको पट कहते हैं, गोल्डन फाइबर, और जूट फ्रॉम गुजरात, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये खरीफ है। तो यहां पे सवाल 3 तरीके से पूछा जा सकता है। खरीफ का मतलब क्या होता है, इसका सोविंग और हार्वेस्टिंग सीजन क्या है, और कौन कौन से इसके रिप्रेजेंटेटिव क्रॉप्स हैं। तो ये 3 चीज जरूर याद रखेंगे। तो रबी विंटर में है, खरीफ मॉनसून में। अब जो बच गया जायद, जायद कब होता है? देखिए इसके सोविंग से देखिए मार्च से जुलाई में अगर आप देख सकते हैं, अर्थात इन दोनों के जो बीच में है बच्चे। तो जायद को हम लोग जनरली समर में क्लासिफाई करते हैं, या समर सीजन में या समर स्पेल में इसका प्रोडक्शन, इसका हार्वेस्टिंग, इसका सोविंग जनरली देखने के लिए मिलता है। और इसमें मोस्टली फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं। आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स की बात करें, फॉडर क्रॉप्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है। तो ये 3 क्रॉपिंग पैटर्न याद रखिएगा। कितने क्रॉपिंग पैटर्न है? 3, रबी, खरीफ, जायद। रबी विंटर के लिए होता है, खरीफ मानसून या और जायद समर के लिए। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, रबी क्रॉप्स जो यहाँ पे डिटेल में बताया गया, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट? वीट, बार्ली, पीस, ग्राम जो मैंने बताया। अब इसके एरियाज को अगर आप देख ले बच्चे, हालांकि अलग अलग क्रॉप्स को इन डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो वहां पे ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए
कि रबी क्रॉप्स में भी गेहूं वगैरह के एरिया देखें तो इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सच एज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर रबी क्रॉप्स। यहाँ पे क्यों किया जाता है? अवेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। हम लोगों ने क्लाइमेट में बच्चे पढ़ा था, याद करिए कि विंटर में इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के द्वारा, जिसे हमने टेम्परेट साइक्लोन कहा था, और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से वो एंटर करता है और इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में विंटर में बहुत ह्यूज अमाउंट में वो रेनफॉल के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं क्लाइमेटिक फेनोमेना या फिर एक सीजनल रिलेटेड फेनोमेना आप उसे कह सकते हो। तो इस कारण से भी वहाँ पे बारिश के कारण विंटर में इस प्रकार के क्रॉप्स का विंटर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बोल सकते हो। हाउएवर सक्सेस इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, अब देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोग करेंगे आगे। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपीज के एरिया में 60s की डिकेड में उसको इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेरेल्स का या फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो सके, ताकि हम लोग फूड इनसिक्योरिटी से लड़ सके, कम्बैट कर सके उसे। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज़ ऑल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोइंग ऑफ अबव मेंशन रबी क्रॉप। अगर खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ ऑनसेट ऑफ मानसून की शुरुआत के साथ ही, मानसूनी बारिश की शुरुआत के साथ ही इसकी सोविंग होती है और हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में हमें जनरली देखने के लिए मिलती है। पैडी, मेज, ज्वार बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, जूट, कोकोनट, कॉटन, सोयाबीन। अब इसके एरियाज़ में हमारे आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, यूपी में भी ईस्टर्न यूपी, अब देखिए वेस्टर्न यूपी रबी ज़्यादा है, ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ये सारे एरियाज आपको ज़्यादातर खरीफ फसलों का प्रोडक्शन करते हुए दिखेंगे। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली इन द कोंकण कोस्ट along with UP and बिहार। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकम एन इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया बच्चे कि फसल एक दूसरे से दूसरे एरिया में उसका एग्रीकल्चरल आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। अगर बिहार यूपी में देखें तो यहाँ पे पैडी सब्सिस्टेंस बेस है, लेकिन अगर पंजाब हरियाणा में देखें तो वहाँ पे कमर्शियल बेस है। तो पंजाब हरियाणा में भी अब और ज़्यादा प्रॉफिट करवाने के लिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के लिए या वहाँ पे और ज़्यादा आप बोल सकते हैं मैंने लाभ कमाने के लिए भी वहाँ पे पैडी वगैरह की खेती बाड़ी अब ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही है वीट के साथ ही। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 3 crops at paddy are grown in a year. These are ओस, अमन एंड बोरो। अब देखिए हमने क्या बताया कि थ्रू आउट द ईयर अलग अलग प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, लेकिन अगर असम, वेस्ट बंगाल की बात करें तो थ्रू आउट द ईयर यहाँ का जो सीजन है वो लगभग सेम सा होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखता। जैसे पंजाब हरियाणा में ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, लेकिन असम की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर कंडीशन वार्म ही रहता है। इस कारण यहाँ पे साल में 3 बार चावल की खेती की जाती है, जिसे अमन, ओस और बोरो कहते हैं। तो अमन, ओस और बोरो पैडी या चावल के अलग अलग वेराइटीज़ हैं जो इस इमेज के द्वारा आपको ज़्यादा क्लियर होता हुआ दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है ओस। ओस का जो सोविंग होता है ये ऑटम में होता है, आप देख सकते हैं। तो ऑटम का है ये, ऑटम इसकी सोविंग होती है और हार्वेस्टिंग इसकी अप्रैल सितंबर में हो जाती है। अपलैंड वाले एरियाज़ में लाइट सॉइल कंडीशन, रेनफेड एरिया में, जहाँ पे ऊंचे वाले एरिया में जहाँ पे सॉइल बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, बारिश ठीक ठाक है, वहाँ पे हमें ओस दिखता है। अमन की बात करें तो अमन जो पैडी की वैरायटी होती है उसे ही खरीफ कहते हैं, और ये जून से सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इसकी जून जुलाई अगस्त में इसकी सोविंग होती है, नॉट हार्वेस्टिंग सॉरी, और उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। मीडियम टू लोलैंड में ये मीडियम थोड़े से
ओस की देखें तो ये अपलैंड वाले एरिया में ज़्यादा होता है, लेकिन अमन की बात करें ये लोलैंड वाले एरिया में ज़्यादा होता है। सॉइल मॉइस्चर यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में होना चाहिए, लॉन्गर पीरियड तक होना चाहिए, और इस कारण से इसकी प्रोडक्टिविटी भी जनरली ज़्यादा होती है। अगर बोरो की बात करें बच्चे, तो बोरो समर में उगाए जाने वाली चावल की स्पेसिफिक वैरायटी। कभी आसाम वगैरह जाइए बच्चे, तो आसाम में जो बिहू वगैरह होता है स्पेशली वहाँ पे बोरो चावल वगैरह का बहुत डिमांड होता है। तो बोरो जो पैडी की या चावल की जो वैरायटी होती है वो स्पेशली समर के लिए होती है, याद रखिएगा। नवंबर से दिसंबर मई में आप देख सकते हैं, और ये भी लोलैंड वाले एरिया में इसका इरिगेशन के द्वारा इसकी खेती की जाती है। तो यहाँ पे पैडी की 3 वैरायटीज दिख रहे हैं। ओस जो ऑटम में है, अगर ज़्यादा डिटेल में ना जाए, सिर्फ ओस अमन बोरो के लिए 3 चीज़ जरूर ध्यान रख लेंगे। ओस ऑटम में होता है। अमन की बात करें ये खरीफ में या जून टू सितंबर वाले स्पेल में होता है, और बोरो की बात करें तो ये समर में हमें ज़्यादा होता हुआ दिखता है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, अगर इसमें इन बिटवीन रबी and kharif seasons there is a short season during the summer months known as zaid season. Some of the crops produced during zaid are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables, fodder crops. Sugarcane takes almost a year to, तो शुगरकेन को ग्रो करने में लगभग 1 साल लग जाता है बच्चे। तो इस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर के बारे में बताया, फार्मिंग का मतलब क्या होता है, सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग में क्या डिफरेंस है, सब्सटेंस में भी प्रीमिटिव और इंटेंसिव किया, कमर्शियल फार्मिंग में प्लांटेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में भी खरीफ की बात करें, रबी की बात करें, जायद की बात करें, पैडी के 3 वेराइटीज़ की बात करें, ओस, अमन, बोरो, इन सब के बारे में हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन किया और अपनी बात रखी। आई होप इसके बारे में या ओवरऑल जो भी डिस्कशन किया गया उसके बारे में आपकी एक बेहतर समझ बन पाई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस को रखें, हम वहाँ पे सभी कमेंट्स के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल।